गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज से हम लोग क्लास 11 का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग वेक्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर बेटा, इस वेक्टर से पहले जो हमने चैप्टर देखा क्लास 11th में, यूनिट एंड मेजरमेंट करके जो चैप्टर था, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन कहिए, उसमें हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो। ध्यान में आ रहा है ना? मेजरेबल क्वांटिटी, जो मेजरेबल क्वांटिटी है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोले थे। और जो भी क्वांटिटियां मेजरेबल हैं उनके पास दो चीजें होनी तो मस्ट है। एक तो उनके पास अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और दूसरा उनके पास प्रॉपर एक यूनिट होगा अपना। ये दो चीजें तो होनी ही है। उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ उसकी अपनी प्रॉपर यूनिट होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, बिकॉज की फिजिकल क्वांटिटी कहते ही है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ऐसी क्वांटिटियों के पास एक खास मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उनकी अपनी कुछ खास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और दूसरा उसके पास यूनिट होता है। आइए एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं, और एक और क्वांटिटी हम यहां करंट की बात करेंगे। बेटा ये तीन एग्जाम्पल हम जानबूझकर ले रहे हैं क्योंकि पर्पस हमारा है कि यहां हम स्केलर और वेक्टर को भी डिफाइन करें। तो कहीं ना कहीं स्केलर और वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है हम फिजिकल क्वांटिटी से निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर हमारा निकला है क्लास 11th का, उसमें फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड सारे नॉलेज आपके पास हैं, वेल डिफाइंड है ये कॉन्सेप्ट कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो हम चाह रहे हैं कि यहीं से ऑब्टेन करें वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो जरा देखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो इससे पहले चैप्टर एक मिला होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उस चैप्टर में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने देखा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का दोनों एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बॉडी द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ को बतलाता है, बट इनका जो इंप्लीमेंट है वो अलग अलग जगह पर होता है। जैसे अगर बॉडी कुछ इस तरीके से चले कि बॉडी ऐसे चले, अगर ए से बॉडी चल रही है, पॉइंट ए है, ए से चली बी तक, बी से फिर सी तक, सी से फिर डी तक, डी से फिर ई तक, ई से फिर एफ तक, लाइक दिस। तो यहां बॉडी के पास हम देख रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है बॉडी के पास। ये बार बार हर पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अगर हम यहां बोले कि बॉडी ने पाथ कितना ट्रेवल किया है, तो बेटा अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो चलो शुरू हो जाओ। 2 4 6 और 5 11 और 3 14। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है, तो 14 मीटर। दैट्स ऑल। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 14 मीटर। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। क्लियर ना? तो हम बोलेंगे कि बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ कितना है? तो 14 मीटर है, और उस पाथ को हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस नाम देंगे। बेटा डिस्टेंस वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई वेल डिफाइंड हमारे पास डायरेक्शन नहीं हो। अगर बॉडी किसी वेल डिफाइंड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि यही बॉडी है, ये पॉइंट ए है और यहां से चल के ये पॉइंट बी तक चली जाए। तो अब ये जो मोशन आप देख रहे हो ये वेल डिफाइंड मोशन है, एक सर्टेन डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, या हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। तो अगर इसने यहां पे 10 मीटर पाथ कवर किया तो इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलरेडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन वाले चैप्टर में आपको क्लियर हो गया होगा। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है।
अब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर बोलेंगे तो ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जो ही आप डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज करते हैं बेटा अगले को पता चल जाता है कि आप एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन में मूव किए हैं, और इसीलिए यहां आपसे डायरेक्शन पूछा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं दोनों का दोनों पाथ के लिए ही यूज हो रहा है, बट कहां अप्लाई कर रहे हैं इनको ये अगले को मालूम है। कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हो इस वर्ड को, इसका मतलब आप एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और उसके पाथ की बात कर रहे हो। और अगर आप डिस्टेंस टर्म यूज कर रहे हो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जो वेल डिफाइंड नहीं है और वहां पे पाथ की बात कर रहे हो। तो जब वेल डिफाइंड डायरेक्शन में आप मूव नहीं कर रहे और वहां आप पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैसे पाथ को बेटा हम कहते हैं डिस्टेंस। और अगर आप वेल डिफाइंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वहां पाथ की बात कर रहे हैं तो ऐसे पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो अगला आपसे पूछ सकता है इन विच डायरेक्शन, बिकॉज हियर यू यूज डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेल डिफाइंड डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हो तो डायरेक्शन क्लियर करो। तो अलोंग पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस या अलोंग ईस्ट डायरेक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर? एक तीसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं करंट का। हमें मालूम है कि अगर किसी सर्किट को किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से हम कनेक्ट कर दिए, किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए ऐसे, तो करंट जो इसमें फ्लो करता है वो पॉजिटिव से ऐसे माना जाता है करंट को मूव करते हुए। ये इसके पास जंक्शन है तो इस जंक्शन पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पुनः ये ऐसे डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ है। अगर हम यहां पे बोले तो भाई करंट का वैल्यू कितना है, तो सपोज दैट कि 6 एम्पियर। अब देखो भाई डिस्टेंस को भी हम मेजर करके लिखे हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करके लिखे हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, करंट को भी मेजर करके लिखे हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। अभी तीनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है और उस डिफरेंस को फील करने का प्रयास करते हैं। इसके पास कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके पास वेल डिफाइंड डायरेक्शन है, इसके पास वेल डिफाइंड डायरेक्शन है। और डायरेक्शन तो इनके पास भी है, डायरेक्शन तो इनके पास भी है, एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ये मूव करता है। अब इसमें कुछ और डिफरेंसेस हैं, जरा देखते हैं। ऐसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ ये मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा हो, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं हो, भाई मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ ऐसे क्वांटिटी डील किए जा रहे हो, ऐसी क्वांटिटियों में होता क्या है कि ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, इस लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। इस लॉ के द्वारा इनको हम ऐड कर सकते हैं आपस में। अगर ऐसे दो क्वांटिटी है जिनका यूनिट सेम है तो ऐसी दो क्वांटिटियों को हम लॉ ऑफ अलजेब्रा का इस्तेमाल करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन क्वांटिटियों में क्या होता है कि अगर यूनिट सेम भी हुआ तो ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, ये लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, ये करेंगे लॉ ऑफ या वेक्टर लॉ बोलो इसको, वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे। अब ये वेक्टर लॉ क्या है, कितने तरह का है, इन सभी चीजों पर इसी चैप्टर में हमको आगे जाके ब्रीफली डील करना है। तत्काल यहां जानिए कि ऐसे क्वांटिटी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, डील करेंगे अच्छे से और करेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट इसका हम करेंगे। तत्काल यहां जानिए कि ये लॉ ऑफ अलजेब्रा पे फिट नहीं बैठते, ये अपना ओन लॉ वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। और यहां पता चला कि इनके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहे, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहे। अब तो हमारे पास तीन कैटेगरी आ गई भाई। इसी आधार पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी आगे चल के बेटा तीन भागों में बढ़ जाएगा। यहां हमें दो ही क्वांटिटी को डील करना है। एक हमारा हो गया भाई स्केलर,
दूसरा हमारा हो गया वेक्टर और तीसरा हमारा हो गया टेंसर। अभी हम टेंसर की यहां बात ना करें तभी ज्यादा बेहतर है, अभी हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं। अब इन तीन एग्जांपलों से स्केलर और वेक्टर तो एकदम कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये जो फर्स्ट कैटेगरी आपने देखी जिसमें बॉडी के पास क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, बट एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, और ये ऐसे क्वांटिटी सेम यूनिट होने पर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करते हुए ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में तुमने क्या क्या चीजें देखी, इसके पास बेटा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा क्या है, यूनिट है, और तीसरा जो सेम यूनिट के क्वांटिटी हैं, सेम यूनिट वाले जो क्वांटिटी हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लॉज जो है किसका, अलजेब्रा का, वो ओबे करते हैं। वेक्टर में आपने तीन चीजें देखी, पहला इसके पास मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अगर पूछा जाए ऐसी क्वांटिटी के पास कि क्या कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन है, क्या वेल डिफाइंड कोई डायरेक्शन है, तो नहीं, इसके पास कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है। अब ऐसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, वेल डिफाइंड एक डायरेक्शन भी है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती, नहीं तो करंट भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता। इसके लिए एक थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझाया कि ये वेक्टर लॉ को ओबे करता है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तो याद रखिएगा, वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ वेल डिफाइंड डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करे, तब जाके वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अदरवाइज हमारे पास एक तीसरी भी क्वांटिटी बनेगी, वो टेंसर है, जिसकी चर्चा अभी हम यहां नहीं करेंगे। क्लियर? तो याद रखना, करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है। क्लियर ना? मैग्नीट्यूड है इनके पास, एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी हमें दिखाई दे रहा है, बट ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए इनको हम वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखे हैं। तो जितने बच्चे ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के रखे हैं कि जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर, और जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर, तो फिर तो करंट भी तुम्हारे अनुसार वेक्टर हो जाना चाहिए। इसलिए हम एक थर्ड कंडीशन जरूर अप्लाई करेंगे कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, वैसे क्वांटिटी हमारे क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी अगर मेजरेबल होगी तो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और उसके पास कुछ अपना प्रॉपर यूनिट भी होगा। फिजिकल क्वांटिटी तो हमारे पास बहुत सारी हैं, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर बीता है उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप्स पर, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उनके यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सभी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटी के हम 3 एग्जाम्पल लिए। पर्पस हमारा ये था कि इन्हीं एग्जाम्पलों से हम आपको स्केलर, वेक्टर और इनके बीच में डिफरेंस को क्लियर कर सके। क्लियर ना? सिर्फ डिफिनीशन पर निर्भर नहीं रहना, फील करना है कि भाई एक्चुअल में वेक्टर है तो है क्या। और उसमें हमने देखा कि भाई जिसके पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, ये लॉ ऑफ वेक्टर और एडिशन को फॉलो नहीं करते बल्कि ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हमने कैटेगरी में रख दिया स्केलर। क्लियर ना? अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बतलाइए, तो बेटा डिफरेंस कितने हो सकते हैं, जरा ये देखो। पहले यहां पे हम डिफरेंसेस मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको लिख भी देंगे। यहां देखिए, हम कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी है उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटियों के पास मैग्नीट्यूड और एक प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन भी है। क्या बोल सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटियां ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं? क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो वेक्टर लॉ को ओबे करते हैं? मतलब ये कि ऐसी स्केलर क्वांटिटियां जिनकी यूनिट सेम हो, उनको आप अलजेब्रिक जो लॉ है उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट सेम होने के बावजूद ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। किस लॉ को फॉलो करते हैं बेटा? वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं।
तीसरा, इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है। हमने बोला कि उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट्स एनफ। डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है, यानी अगला समझ रहा है कि कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन में वो नहीं गया, इसलिए वो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज एनफ। बट अगर तुम बोल रहे हो कि कोई बॉडी ने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट सुनते ही अगला समझेगा कि वेल डिफाइंड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुमसे पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। क्लियर ना? समझ रहे हैं? यानी इसको वेल डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, और इसको वेल डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अगला डिफरेंस बेटा, अगला डिफरेंस है कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तो स्केलर क्वांटिटियां चेंज कर जाती हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या है कि केवल मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन सेम है, एलोंगिस्ट ही रहा, लेकिन 10 मीटर की जगह पे 20 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया, 12 मीटर हो गया, 11 मीटर हो गया, 9 मीटर हो गया, तो क्वांटिटी बदल गई। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज करने से चेंज कर जाती है, भले ही डायरेक्शन सेम है। सेकंड, अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है 10 मीटर, लेकिन डायरेक्शन जो अभी तुम ईस्ट देख रहे हो वो थोड़ी देर के बाद वेस्ट हो जाए, नॉर्थ हो जाए, तो मैग्नीट्यूड के सेम रहने के बावजूद भी अगर डायरेक्शन बदला तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर गई। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बदलने से भी बदल गई, सिर्फ डायरेक्शन के बदलने से बदल गई, और अगर दोनों चेंज कर गया तो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर जाएगा। तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस था। और लास्ट डिफरेंस ये है कि स्केलर क्वांटिटी को जो है वो हम ऑर्डिनरी लेटर के द्वारा, ऑर्डिनरी सिंबल के द्वारा, एक सिंपल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हमको स्पीड लिखना है, हम सिंपल v लिख दिया, लेकिन अगर हमको वेलोसिटी लिखना, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा इसको हम सिंपल v से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। v को या तो हमें बोल्ड बनाना होगा, या फिर उनके सिंबल के ऊपर हमें एरो का साइन देना होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा कोई सिंबल लिखा हुआ है डार्क में तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर सिंबल सिंपल ही है लेकिन उसके ऊपर एरो का साइन है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां तक आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, मिटा दें, चलो। तो अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि अभी अभी आपने देखा, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। आई थिंक कि स्केलर और वेक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ वेल डिफाइंड नहीं होती, उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और यही एनफ नहीं है कि डायरेक्शन हो गया तो वेक्टर हो जाएगा, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करे, वो वेक्टर लॉ को ओबे करे, तो वो हमारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। चलो, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस शुरू हो जाओ। बोल भाई, बोलो क्या डिफरेंस है। पहला तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ये बोल सकते हैं कि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी रखा हुआ है। क्लियर ना? जो अभी अभी हमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और करंट लेकर। दूसरा डिफरेंस, अगर सेम यूनिट है बेटा, अगर सेम यूनिट है तो कैन बी ऑपरेटेड बाय, अब ऑपरेट करने का मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं, बाय सिंपल लॉज या रूल्स कहो, रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो सिंपल रूल्स है उसको आप ओबे करके ऐसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो ये जो सिंपल
रूल्स हैं अलजेब्रा के, भाई ये ओबे नहीं करेगा, ये इसके लिए एक स्पेशल रूल आएगा जिसको हम कहेंगे वेक्टर लॉ। क्या कहेंगे? वेक्टर लॉ। एडिशन के लिए अलग लॉ होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग लॉ होगा। तो इस चैप्टर के अगले लेक्चर में हम लोग इसको भी देखेंगे कि भाई वेक्टर लॉ क्या है, कितने टाइप्स का है और कैसे इनको डील करना है। तीसरा, अगर आप इनको कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं, कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, बाकी इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। भाई ये बड़ा सिंपल लोग हैं, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ आप वेल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर इसको आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करनी है, कंप्लीटली डिफाइन करनी है, ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होगी, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, याद करिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे ही आपने बोला कि एक बॉडी है जो 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है, तो अगले ने आपसे सवाल पूछ दिया कि इन विच डायरेक्शन। तो इनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है, तभी जाके आप इनको कंप्लीटली और वेल डिफाइन कर सकते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस है बेटा कि अगर इनको चेंज करना चाहते हैं, स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये कैन बी चेंज बाय चेंज इन ओनली मैग्नीट्यूड। चेंज इन ओनली मैग्नीट्यूड, बेटा केवल मैग्नीट्यूड बदल दो, क्वांटिटी बदल गई, मतलब स्केलर क्वांटिटी बदल गया। लेकिन इधर में क्या होने वाला है कि कैन चेंज बाय चेंज इन, कंडीशन है केवल मैग्नीट्यूड बदला तब भी ये बदलेगा। भाई डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बदल गया। केवल अगर डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर गया, तब भी चेंज कर जाएगा। और तीसरा, अगर दोनों चेंज कर गया तो सबसे बेहतर। ये इनके बीच का चौथा डिफरेंस था। और लास्ट डिफरेंस भाई स्केलर और वेक्टर के बीच का ये है कि इसको हम सिंपल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आमतौर पे उस क्वांटिटी के नेम का फर्स्ट लेटर यूज करते हैं। मान लेते हैं कि हमको प्रेशर रिप्रेजेंट करना था, हम सिंपल पी लिख दिया, वो प्रेशर को मतलब रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन इनके जो सिंबल हैं वो बोल्ड सिंबल यूज करते हैं। कैसा सिंबल यूज करते हैं? बोल्ड सिंबल। या फिर उनके सिंबल तो सिंपल होंगे और उसके ऊपर एक एरो का साइन दे देते हैं। उसके ऊपर हम क्या दे देते हैं? एक एरो का साइन दे देते हैं भाई मेरे, एक एरो का साइन दे देते हैं। सिंबल हमारा सिंपल है, सिंबल हमारा सिंपल है, दिख तो रहा है ना? हाँ ठीक है, सिंबल हमारा सिंपल है, लेकिन उसके ऊपर अगर एरो का साइन है, इसका मतलब वो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल देखना चाहोगे? फोर्स। फोर्स को बेटा अगर तुम ऐसे लिख दिया तब भी ये पता चल रहा है कि ऐसे लिखना है, बोल्ड लिखना है, ये पता चल गया कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी। या फिर अगर इसके जगह पे तुम सिंपल तो एफ लिखे लेकिन उसके ऊपर एरो डाल दिए, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। जब आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर देखेंगे तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं जो डार्क मिलेंगे, जो बोल्ड मिलेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया। या फिर कुछ ऐसे भी सिंबल मिलेंगे जो हैं तो सिंपल लेकिन उनके ऊपर एक एरो दिया गया है, तो उस एरो को देखकर बेटा पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि हमारे स्केलर क्वांटिटी में ऐसा कुछ नहीं है, उनके सिंबल को एकदम सिंपल लेटर से, एकदम ऑर्डिनरी लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एस लिख दिया, पी लिख दिया, तो ये ऑर्डिनरी लेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यही यहां पर बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर के बीच का कुछ डिफरेंसेस था। उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हुआ होगा, क्लियरली समझ में आया होगा।
तो यहां तक नोट करके आइए फटाफट, नोट करिए स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस, मिटा दें। चलो, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अगर ये यूनिट सेम है तो जो ऑर्डिनरी रूल्स हैं अलजेब्रा के उनके द्वारा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट वो वेक्टर लॉ को ओबे करते हैं। इनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उन्हें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। इनको चेंज करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से चेंज हो जाएगा, लेकिन इनको चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो और दोनों भी चेंज कर सकते हो। इनको सिंपल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड सिंबल होना चाहिए या फिर उनके सिंबल के ऊपर एक एरो का साइन होना चाहिए। चलिए, तो भाई स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज होले होले हम लोग समझ लिए, ठीक है ना? अच्छे से समझ लिए, अच्छा वाला फील आ रहा है? अब आइए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। किसके द्वारा? एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक एरो बनाकर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ढेर सारा कंफ्यूजन नंबर फर्स्ट कि सर वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक उसके पास एक अपना प्रॉपर मैग्नीट्यूड होता है, चलो बहुत सुंदर, दूसरा उसके पास एक प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, स्वाहा, बात सही है। तो सर एरो देखकर कैसे पता चलेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है? अगर 2 3 4 5 वेक्टर एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए एरो के द्वारा तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, किसका डायरेक्शन किधर है? तो टेंशन नहीं लेने का, अभी हम क्लियर करते हैं। देखो, मान लिया कि ये हमारा कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है एरो के द्वारा, इसको हम मिटा देते हैं, यहां ये हमारा कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। बेटा ये कहलाता है इसका टेल और ये वाला पर्सन कहलाता है इसका हेड, और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये कहलाता है लेंथ ऑफ एरो, लेंथ। तो बेटा जी मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है? इसी एरो में से कोई ना कोई मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो जो है वह हमें मैग्नीट्यूड देता है। भाई अगर इसका लेंथ बड़ा हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बड़ा है, अगर इसका लेंथ छोटा हो गया इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है। मतलब अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप एरो का लेंथ देखो, लेंथ बढ़ा मैग्नीट्यूड बढ़ा, लेंथ घटा मैग्नीट्यूड घटा, लेंथ सेम है मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? और दूसरा रह गया लफड़ा अपने पास डायरेक्शन का। तो बेटा उसका हेड देखना, एरो का जो हेड है वो हमें डायरेक्शन देगा और एरो का जो लेंथ है वह हमें देगा मैग्नीट्यूड। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हम यहां, अच्छा एक मिनट और एक बात और, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया यहां पर वेक्टर ए, और अगर हमको लिखना हो मैग्नीट्यूड, अगर हमें लिखना हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब अगर इसको हम मोड में डाल दिया इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है क्योंकि इसके ऊपर एरो का निशान है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसको हम मोड में डाल दिए तो डायरेक्शन गया, अब हम सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर मैग्नीट्यूड को आप केवल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, केवल ए लिखे हो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, या फिर वेक्टर ए को मोड में डाल दिया इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो अब चलो यहां पे हम एग्जांपल देते हैं।
सपोज दैट कि एक वेक्टर हमारे पास ये एफ है और ये वेक्टर हमारे पास एफ डैश है। कितने वेक्टर हैं? दो वेक्टर है, एक वेक्टर एफ और ये वेक्टर एफ डैश। बेटा अगर तुमसे मैं पूछूं कि तुम बताओ कि वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड और वेक्टर एफ डैश का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, बड़ा है, छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या बताओगे? भाई यहां मैग्नीट्यूड का बात हो गया तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या देखेंगे? लेंथ ऑफ एरो। इसका लेंथ देख रहे हो ना? अच्छा, इसका लेंथ देख रहे हो और इसका भी लेंथ देख रहे हो। क्या लग रहा है किसका लेंथ ज्यादा है? एफ डैश का लेंथ ज्यादा है, यानी एफ डैश का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और एफ का मैग्नीट्यूड कम हो। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में बता भाई। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं? हेड देखते हैं। दोनों का हेड सेम डायरेक्शन में, यानी इनका डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? किसी वेक्टर को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड देगा और एरो का जो हेड होगा उसका डायरेक्शन देगा। मैग्नीट्यूड को हम मोड लगा के रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपल उसका सिंबल लेकर आएंगे तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था एक नंबर में दो वेक्टर, एक एफ वेक्टर और एक एफ डैश वेक्टर, और हमने देखा था कि इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है। क्योंकि इसका लेंथ बड़ा है इसलिए मैग्नीट्यूड इसका बड़ा होगा, इसका लेंथ छोटा है इसलिए मैग्नीट्यूड इसका छोटा होगा। इसलिए हमने लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ डैश। स्वाहा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। मिटा दें, मिटा दें। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी। भाई माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देखना, हाँ स्केल लगा के नहीं देखना इधर में कि एकदम एग्जैक्ट बड़ा है कि नहीं है, एकदम एग्जैक्ट बराबर है कि नहीं है। ऑलमोस्ट देख के चलो। फ्री एंड बाई ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी ना स्केल के सारे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहां कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं भाई? दो वेक्टर हैं। कौन कौन? वेक्टर ए, वेक्टर बी। बेटा सबसे पहले हमें वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन बतलाना है कि वो बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है? बताओ 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 बताओ। वीडियो पॉज करो, कमेंट में डालो। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या देखते हैं? लेंथ देखते हैं। दोनों का लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब हम आएंगे डायरेक्शन पर। दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। डायरेक्शन, डायरेक्शन पे क्या है कि डायरेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं? हेड। अच्छा, एक का हेड उधर है, एक का हेड इधर है, यानी इनका डायरेक्शन तो बेटा कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर? किसी वेक्टर को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के पास कितनी चीजें हैं? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो इसी एरो में से कोई ना कोई मैग्नीट्यूड दिखाएगा और कोई डायरेक्शन दिखाएगा। मैग्नीट्यूड कौन दिखाएगा? तो मैग्नीट्यूड दिखाएगा एरो का लेंथ, और डायरेक्शन कौन दिखाएगा? एरो का हेड। हेड सेम डायरेक्शन में, यानी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। दो या दो से अधिक वेक्टर अगर आपने रिप्रेजेंट करा और सबका हेड एक तरफ है, यानी सबका डायरेक्शन सेम। यदि सबका लेंथ सेम है, इसका मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम है। यदि सबका, मान लेते हैं दो वेक्टर है, दोनों का हेड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेक्टर का अगर लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हेड अपोजिट होने के कारण उसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। क्लियर ना? मिटा दें, मिटा दें। चल, जब तक कि मैं इसको रब करूं, एक बार शुरू से देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वे हैं जो मेजरेबल क्वांटिटी होते हैं और इनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। हमने एग्जांपल में लिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और करंट, और इन तीनों में हमने देखा था कि कुछ ऐसी क्वांटिटियां हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। जबकि दो क्वांटिटी हमारे पास ऐसे मिले थे जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ वेल डिफाइंड डायरेक्शन थे, लेकिन उनमें डिफरेंस ये था कि एक वेक्टर लॉ को ओबे करता है और एक वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। और इस आधार पर हमने क्वांटिटी को अभी दो भागों में बांट रखा, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो था जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं था, कोई वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं था।
और जो ऑर्डिनरी सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा के को फॉलो करते हुए अगर उनकी यूनिट सेम है तो वो ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बड़े सिंपल आदमी हैं, बड़े सरल व्यक्ति हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड लोग भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और प्रॉपर डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ को ओबे कर रहे हैं। सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इनके लिए स्पेशल रूल लगाना पड़ता है, और ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया? और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, अच्छा करंट को वेक्टर में बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों? मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? है। डायरेक्शन है, फिर क्यों? फिर क्यों बताओ? फिर क्यों? कमेंट में बतलाओ फिर क्यों ये वेक्टर नहीं है? बतलाना, कमेंट में बतलाना। चल भाई अब देखो कुछ अलग होने वाला है। बेसिकली तो हम वेक्टर को दो ही भागों में बांटते हैं भाई, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। फिर भी वेक्टर से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन भी अपने को देखना है, तो इधर में हम लगाते हैं एक हेडिंग टाइप ऑफ वेक्टर बोलो या सम डेफिनीशन बोलो। वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनीशन भी हमको देखना पड़ सकता है, ऐसा कुछ। और ये प्यार से ऊपर से लेके नीचे तक ला। चलो भाई, पहला पोलर वेक्टर, दूसरा एक्सियल वेक्टर। बेटा बेसिकली यही दो वेक्टर है जिसको हमको डील करना है, पोलर और एक्सियल। इनके अलावे भी हम कुछ वेक्टर यूज करेंगे जो डिफिनीशन के रूप में हमारे पास आते हैं बार बार, जिनका इस्तेमाल हमको करने को मिलता है। लेकिन जो प्राइमरी स्टेज के जो ये वेक्टर हैं, जो वेक्टर को बेसिकली हमने बांट रखा है, वो इन्हीं दो भागों में बांट रखा है। किसमें किसमें? पोलर में और एक्सियल में। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। क्लियर ना? अब आइए इसके बाद हम और भी वेक्टर यूज करते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगला इक्वल वेक्टर। दिख रहा है ना? ठीक ठाक। चलो, निगेटिव वेक्टर। यहां जब हम इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जब इनको हम डिफाइन करेंगे, इनको जब हम समझाएंगे डिटेल में, तो वहीं पर दो और तरह के वेक्टर इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो उसको हम यहीं पर डील कर देंगे कि पैरेलल और एंटी पैरेलल किसको कहते हैं। इसके बाद को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। उसके बाद को प्लेनर वेक्टर। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद यूनिट वेक्टर। उसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। फिर नेक्स्ट लोकेलाइज्ड, बेटा इसी को फिक्स्ड वेक्टर भी बोलते हैं, लोकेलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर। क्लियर ना? फिक्स्ड वेक्टर। अगला आ जाएगा फ्री वेक्टर। दिख रहा है ना? अगला आ जाएगा नल वेक्टर, या बेटा इसी का दूसरा नाम होता है जीरो वेक्टर के भी नाम से जानते हैं। बड़ा मजेदार वेक्टर है, इसको भी हम लोग डील करेंगे। कितना होगा? देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या कर रहे हैं सर? काउंटिंग सिखा रहे बेटा। 14 टोटल कितने हैं? 14 है। इन सभी वेक्टरों से हमको कभी ना कभी इंटरेक्शन होना है इस चैप्टर में। तो बेटा जब मैं बोलूं कि ये कोप्लेनर वेक्टर हैं तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, उसके लिए
इन सभी वेक्टरों को हमको एक बार देखना पड़ेगा कि भाई पोलर वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर क्या है, या कोलिनियर वेक्टर क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। कोलिनियर, कोप्लेनर, कोइनिशियल, यूनिट, ऑर्थोगोनल यूनिट, लोकलाइज्ड और फ्री, फिक्स्ड, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, स्वाहा। टोटल ये 14 टाइप के वेक्टर को हमको डील करना है। ये कुछ वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशन है जिसका इस्तेमाल हम जब क्वेश्चन करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमारे पास आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे। अब बेसिकली तो हमको ये पोलर और एक्सियल को ही डील करना था, फिर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जो आते हैं हमारे पास बार बार न्यूमेरिकल में, ये टर्म यूज होंगे या फिर थ्योरेटिकल पर्सन में भी ये सब टर्म आएंगे। तो पहले हमको समझ में आना चाहिए कि भाई यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के नाम से कौन जाना जाता है, या फिर इसका नाम ऑर्थोगोनल क्यों पड़ा, लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर्स कहने से आपका क्या सेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बनेगा उसमें ऑल 14 टाइप्स के जो ये वेक्टर आप देख रहे हैं इन सबको हम लोग डील करेंगे, वेल डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। एंड देन आफ्टर जो बार बार चर्चा हो रही थी वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ, वेक्टर, तो वेक्टर लॉ को डील करेंगे हम इन 14 टाइप्स के वेक्टर को डिस्क्राइब करने के बाद कि वेक्टर लॉ क्या है, एडिशन के लिए कौन सा रूल है, कब फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक का आज का लेक्चर क्लियर है। वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। तो यहां तक रिवाइज करिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।